सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। ये मॉक मतलब वही उसी मॉक के आगे के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने मॉक 1 में सॉल्व किए थे। उसके ही आगे के क्वेश्चन मतलब 9 तक शायद हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब ये 10th क्वेश्चन है। तो आप लोगों को सीरीज मतलब वो मॉक जो था वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया, आपके फ़ायदे का हो लगा है आपको, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ इसको। और हाँ, मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूँगी क्योंकि जितनी ज़्यादा मॉक कवर कर लेंगे उतनी ही अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से स्पीड को मैनेज करेंगे और उस हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम कम है और जल्दी करना होता है सब चीज़ें, रिवीजन भी करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। और आप आई होप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। रिवीजन करते रहिए इस टाइम पे जितना हो सके, क्योंकि ये रिवीजन का ही टाइम है अब। अच्छा, ये देखते हैं फिलहाल अपने मॉक के स्कोर आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप लोग के मॉक में कितने कितने स्कोर आ रहे हैं और कहाँ से आप लोग मॉक लगा रहे हैं। मेरा जो मॉक का है, हाँ, टेक्स्ट बुक का मैं मॉक यूज़ करती हूँ। तो ऐसा हो रहा है मॉक में कि 130, 133, 120, कभी कभी 110 भी गया है। तो इतने तक रह रहा है, अभी तक हाईएस्ट 133 तक रहा है। तो आप लोग भी अपना शेयर कीजिए मॉक का स्कोर कि कितना कितना स्कोर जा रहा है। और मान के चलिए कि लास्ट की शिफ्ट में फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन जो है वो क्या है, टू विच नॉलेज टाइप डज द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन बिलोंग टू। इसमें कह रहा है कि नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल की नॉलेज और उसको जनरलाइज कर लेना। व्हाट इज जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन बेसिकली अगर हम समझें तो जनरलाइजेशन का इतना सा मतलब समझो कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, कुछ समझा, भले ही वो कितना भी टफ था या कितना भी टिपिकल था, पर जब आप उसको लाइव एग्जाम्पल में या अपनी कहो वर्ल्डली उसमें एनवायरनमेंट में देख लेते हो तो आप उसको जनरलाइज करते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो, मतलब आप अप्लाई कर पा रहे हो या फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे वो ये पूछना चाहता है कि आपने अपने वो जो प्रिंसिपल सीखे हैं या कोई लॉज सीखे हैं या कोई फॉर कुछ भी सीखा है, जैसे लॉ ऑफ मोशन को आपने पढ़ा होगा जब, तब तो सिर्फ पढ़ा था। इससे पहले भी आप अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें देखते थे पर समझ में नहीं आता। जब आपने वो लॉस पढ़े फिर आपने कनेक्ट करने की कोशिश की एनवायरनमेंट से, लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे, जब आपने कनेक्शन किया कि हाँ हाँ भाई ऐसी बात है, ये तो सच में होता है। और आई होप आपने वो ट्राई भी किया होगा, मैंने तो ट्राई किया था। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ग्लास के ऊपर पेपर रखा, फिर उस पर थोड़ी सी हार्ड शीट रखी, उसके ऊपर सिक्का रखा, तो जब स्पीड में हटाओ उसको पेपर को तो सिक्का नीचे नहीं गिरता है, सिक्का साथ में चला जाता है। ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने किया, अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप जनरलाइज कर रहे हो, मतलब आप प्रिंसिपल सीखने के बाद आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई और आपने उसको जनरलाइज कर लिया, मतलब आपको वो चीज़ अच्छे से आ गई। तो इसके पीछे की चीज़ क्या हुआ है, कौन सा नॉलेज का डोमेन लगा है। अच्छा, रिवाइज टेक्सोनॉमी की यहाँ बात कही है। रिवाइज टेक्सोनॉमी 2001 में आई थी, एंडरसन ने दी थी। और किसकी थी ये तो पता ही होगा आपको, ब्लूम की थी। जो मेन टेक्सोनॉमी थी वो ब्लूम की थी। और इसको नाउन टेक्सोनॉमी जिन्होंने टोटल 6 उसमें दिए हैं, 6 टर्म्स में बांटा है। 3 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, और नीचे वाली जो है लोअर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सॉरी, नीचे वाली लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कह देते हैं और ऊपर की जो 3 होती हैं वो उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कह देते हैं। और इसकी इन्होंने नाउन फॉर्म में दी थी और एंडरसन ने वर्ब फॉर्म में दी, ये भी याद रखना है। अच्छा, ये देखते हैं। देखो, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक, इतनी सी चीज़ समझते हैं अब देखो प्रोसीजरल नॉलेज क्या है। प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है, मान लो आपने कोई चीज़ याद करी या कॉन्सेप्ट सीखा, फिर आपने उसको याद किया, फिर उसको आपने लिख के देखा, आप क्या प्रोसीजर कर रहे हो, एक तरीके से वो वाली नॉलेज है क्या। या फिर कह लो लाइव एग्जाम्पल में भी आप कुछ कर रहे हो, आप चाहे गाड़ी चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो उसका एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, तो वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रोसीजर की कोई बात ही नहीं है। फैक्चुअल, देखो फैक्चुअल की नॉलेज क्या होती है, वो जितने भी आप फैक्ट्स फैक्ट्स कहीं ना कहीं हम लोग रटते हैं, ठीक है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन की कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं है।
मेटाकॉग्निटिव जैसी कोई बात है नहीं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्यों है सबसे सही आंसर, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया, सामने आपने एग्जाम्पल अपने आप क्रिएट कर लिया, या आपको कोई चीज़ समझ में आई तो आप उसको जनरलाइज इजीली कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है। जैसे कि नाउन अगर आपने बहुत पहले पढ़ा होगा ना, तो अगर आपने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब नाउन का रेक्टिफिकेशन नहीं, लेकिन नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में अगर आया होगा, तो आज भी आपको नाउन याद होगा। ये नहीं कि डेफिनीशन, आप हर जगह तो नाउन है, अगर आप देख रहे हो, जहाँ रह रहे हो, जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो, आप खुद एक नाउन हो। तो कितनी आसान, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको नाउन बहुत अच्छे से आ गया ना, और नाउन से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके पीछे क्या हुआ, इसके पीछे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी। ये देखो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है, नियम और सामान्यकरण, मतलब कोई भी रूल है और उसको जनरलाइज कर लेना ज्ञान के अलग अलग तथ्यों से आता है, मतलब फैक्ट से आप नॉलेज इकट्ठी करते हो, फिर आप उसको आगे अवधारणाओं के बीच संबंध और नियमों को समझने से जोड़ता है, मतलब उसको जब समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो ये एक कहीं ना कहीं बीच का, ये इधर आपने फैक्ट सीखे, नॉलेज क्रिएट करी, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप जनरलाइज कर पा रहे हो उसको। तो इसके बीच का ये जो बैरियर है वो क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग है। आपने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, ठीक है, वही आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी अच्छी ली। ठीक, 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन समझो पहले, डिसिप्लिन यहाँ कौन से डिसिप्लिन की बात हो रही है। डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं है कि अगर किसी क्लासरूम में मान लो शोर हो रहा है और आपने शोर जाके एकदम डांट दिया, बच्चों को शांत करा दिया, बच्चे चुप हो गए, वो डिसिप्लिन है? नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन बेसिकली वो है, जो कोई भी चीज़, अगर आप कोई नॉलेज ले रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको आप कितने, आपका जो अपना प्रोसेस है, आप जिस तरीके से उस नॉलेज को ले पा रहे हो अपने अंदर, उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो तो वो जो प्रोसेस होता है वो डिसिप्लिन होता है। मान लो एक चैप्टर पढ़ा, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो या कहीं और भी हो, तो वो डिसिप्लिन नहीं है ना, फिर आपको, क्योंकि आएगा ही नहीं, आप सीख ही नहीं पाओगे। जब सीख नहीं पाओगे इसका मतलब आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। यहाँ पर डिसिप्लिन वो चीज़ पूछी गई, तो डिसिप्लिन क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। इसीलिए जो है ये जितना भी आया था, आर टी ई आया, एन सी एफ आया, इन सब में बच्चों को डांटने के लिए, पनिशमेंट के लिए क्यों मना किया गया, क्योंकि ये यही डिसिप्लिन बताना चाहते हैं कि मेन जो एक्चुअल डिसिप्लिन है वो लर्निंग प्रोसेस है, नॉलेज है, ये मेन है कि इस पे ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि बच्चों को चुप करा के शांत करा के बैठा देने में। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वो ज़्यादातर इसी पे फोकस था। देखो रट्टाफिकेशन और कितना ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन क्या, मैनर्ड, एक तरीके से मैनर्ड। मैनर्ड और डिसिप्लिन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा क्या है, इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज ग्रोज एंड एक्सपेंड्स, मतलब नॉलेज बढ़ती है। देखो भाई, जब अच्छे से सीखोगे तो नॉलेज ग्रो होगी और एक्सपेंड भी होगी, बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सी क्या है, मोर कंसर्न अबाउट मीटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स। देखो पॉलिटिकल नीड्स और इनकी कंसर्न की बात, ये सब सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, तो ये तो नहीं होगा। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, तो ये बात ठीक है, ठीक, इसको हमने क्या किया, ये भी ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी हो गए, ए बी और डी। स्टेटमेंट कहाँ है, ये रहा फोर्थ स्टेटमेंट, ए बी डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी फॉलोड बाय द टीचर टू अटेन जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम। यहाँ पे नॉट का है, नॉट वाले क्वेश्चन जो हों बड़े ध्यान से देखने हैं। नो तो एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं इसमें की पॉइंट, अपना जो हमेशा क्वेश्चन में की पॉइंट ज़रूर निकालिए। जैसे इसमें की पॉइंट है ये, द टीचर टू अटेन जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम, मतलब टीचर जेंडर इक्वलिटी को अटेन करने के लिए क्लासरूम में क्या करेगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, देखो पहले ही आपको मिल गया, क्या डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखेगा, मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, तो क्या भेदभाव वाला एटीट्यूड रखेगा, नहीं भाई, गलत हो गया।
ये तो नहीं करेगा। पहले हम ये देख रहे हैं कि टीचर क्या क्या करेगा जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो लर्निंग सिचुएशन में बी ड्रॉन फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक बात है, जो उसका इमीडिएट लर्नर जो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट है वहाँ से उसकी लर्निंग सिचुएशन को ड्रॉ करना है। और यूज़ ऑफ जेंडर इंक्लूसिवनेस, मतलब जेंडर इंक्लूज जो समावेश, जेंडर का समावेश करना, मतलब कामों को जितना आप बॉयज़ को प्रेफरेंस दें उतना ही गर्ल्स को। अगर मॉनिटर बॉयज़ को बना रहे हैं तो गर्ल्स को भी बनाइए। मतलब बॉयज़ मॉनिटर को आप कुछ ला नहीं भेज रहे हैं तो आप गर्ल्स को भी ये प्रेफर, मतलब बिल्कुल इक्वालिटी रखनी है, तो इंक्लूसिवनेस लानी है, बिल्कुल ठीक बात है। क्रिएट एन इनेबलिंग environment in the classroom where all the students including girls can share their experience। yes, देखो सारे एक्सपीरियंस, मतलब सभी को, गर्ल्स को भी शेयर करने चाहिए अपने एक्सपीरियंस। तो ऐसा एनवायरनमेंट तो आपको क्रिएट करना ही करना है। तो ये कितने हो गए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं सही है। तो पूछा भी यही था कौन सा सही नहीं है, नॉट। तो ये आंसर हो गया। तो नॉट वाले आंसर ऐसे करके निकाला करो, ठीक है, ये नॉट वाला आंसर हो गया। 12 हो गया। अब 13 देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग stages of the children with the respective objective of art integrated learning। तो जो आर्ट सिखाई जाती है बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपके पूरे उसमें सिलेबस या फिर जो पढ़ाने का प्रोसेस है उसमें जो आर्ट है वो क्यों सिखाई जाती है, वो क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो प्री प्राइमरी में क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है भाई आर्ट। देखो ऑप्शन देखें, एक्सप्लोर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को, मतलब कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो प्री प्राइमरी एज कितनी होती है, 3 से 6 साल तक का बच्चा होता है प्री प्राइमरी में। 6 साल के बाद वो प्राइमरी जाता है। तो 3 से 6 साल का मतलब प्री ऑपरेशनल पीरियड में है ये, जो हमारा ये प्याजे की थी प्री ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल पीरियड में कॉन्सेप्ट्स तो डेवलप नहीं होते। कॉन्सेप्ट कहाँ डेवलप होते हैं जाके, ये तो कॉन्क्रीट, जो हमारी कॉन्क्रीट स्टेज है वहाँ जाके डेवलप होंगे। तो ये तो नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे मेक लर्निंग जॉयफुल एंड इंगेजिंग। तो क्या लर्निंग को जॉयफुल और इंगेज करने के लिए, चलो ये मान सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक्सपीरियंस जॉय एंड ईगरनेस टू लर्न। देखो जो 3 से 6 साल का बच्चा होगा वो केवल वो सीख रहा है, पर लेकिन केवल क्या कर रहा है, इसके उसके अंदर हमें लर्निंग को लेके ईगरनेस क्रिएट करनी है। 3 से 6 साल में प्री प्राइमरी में इतना ही काम करना होता है। तो वन का सी। उसके बाद देखो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी प्राइमरी में हमें जब उस इतना ईगर उसकी ईगरनेस को हमने बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लर्निंग को जॉयफुल बनाएंगे उसके लिए, और उसको इंगेजिंग कर, यहाँ पे इंगेजिंग बनाएंगे, मतलब एक तरीके से उसकी इंगेजमेंट लेंगे, वो भी इंगेज हो, वो भी पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे इंगेजमेंट हो गई बच्चे की लर्निंग के साथ। ठीक है, ये लो भाई, 1 का सी, 2 का बी, अब बचा हुआ 3rd हो जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। और एक्सप्लेनेशन इसका ये है। देखो एक्सप्लेनेशन में वही सब लिखा हुआ है, 3 से 6 साल का है, ये सब लिखा है, यहाँ पर हमसे पढ़ लेना अगर आपको लगे। 14 देखें, 14 क्या है, द पॉलिसी दैट इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन द एजुकेशन फॉर ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन कॉलिंग फॉर इंक्लूजन टू बी द नॉर्म। देखो इसमें बस इतना है, ये कहा गया है, इतनी सी बात है कि लैंडमार्क क्या था। देखो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए इंडिया में तो कई सारी पॉलिसी हैं, पर लेकिन लैंडमार्क पूछा जा रहा है। लैंडमार्क का मतलब बहुत, एक कह दो शुरुआत, लैंडमार्क मेन चीज़ है, शुरुआत ही वहीं से, जो मेन नींव रखी गई वो वहीं से रखी गई थी बच्चा डिसेबल्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन की। इंक्लूजन का टर्म भी वहीं से ही आया था। तो वो कौन सी पॉलिसी थी, तो जो पॉलिसी थी वो स्पेशल नीड की, वो सलामांका में हुई थी, स्पेन में जो है, उसको कहा गया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना। ठीक, कब हुई थी, 1994 में। कितना याद रखो, सलामांका में हुई थी, जो स्पेशल नीड्स एजुकेशन है, स्पेशल नीड एजुकेशन, ये ज़रूर याद रखना। ये लैंडमार्क है, कहाँ कब हुई, 1994 में हुई। बस ये स्पेन याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, अब देखो 15, कौन नॉन न्यू फ्राइडन ग्रुप है। देखो फ्राइडन ग्रुप
फ्राइड फ्राइड कौन थे? वो जिन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। और नियो, देखो या तो नियो फ्राइडन पूछा जाए या फिर पोस्ट फ्राइडन पूछा जाए। कहीं ना कहीं वो फ्राइडन के बाद जो है उन्होंने उन्हीं की थ्योरी को कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ाया, या कह दो अपना कुछ लेकर आया, पर चीज वही थी। तो या तो नियो पूछा जाए या पोस्ट, ये एक ही बात है। और ये कौन कौन से थे? बिल्कुल, अगर याद याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कार्ल जुंग थे, और कैरन हॉर्नी थे, और एरिक उसके बाद एल्फ्रेड थे। एल्फ्रेड एल्पोर्ड वाले नहीं, एडलर वाले हैं। और एरिक फॉरम थे, और एरिक एरिक एरिक्सन भी थे। ना याद हो पाए तो कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एरिक एरिक्सन, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस से थी। तो यहाँ पे कॉल जुंग, देखो कॉल जुंग ने दिया था, हाँ, वो कौन सा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हाँ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कॉल जुंग का है। तो ये न्यू फ्राइडे ने इसमें पूछा है नॉट कौन सा, नहीं है। तो अगर आपको ये नाम नहीं भी पता है तो अगर कॉल रोजर्स के बारे में जानते हो तो भी आंसर हो जाएगा। मुझे तो, मैंने तो आंसर शुरू शुरू में पहले ऐसे ही निकाला था, बाद में ये पढ़े हैं। तो कार्ल रोजर्स जो थे, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के थे। इनकी थ्योरी सबको पता होगी, CCT मतलब क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसने दी? कार्ल रोजर्स ने दी। और कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के थे। एक 16 देखते हैं। ट्रेट अप्रोच किसकी थी इनमें से? किसने दी? देखो ट्रेट अप्रोच की अगर बात होती है, ट्रेट अप्रोच, तो इसके जो फादर हैं वो एल्फ्रेड एल्पोर्ट कहे जाते हैं। पता नहीं एल्फ्रेड थे कि नहीं, थोड़े बहुत नाम मिस हो जाते हैं। एल्पोर्ट याद है बस कि एल्पोर्ट थे। ट्रेड थ्योरी के जो फादर थे वो एल्पोर्ट थे। और ये पर्सनालिटी की बात होती है, जैसे पर्सनालिटी को एक टाइप अप्रोच है और एक ट्रेट अप्रोच है। तो ट्रेट अप्रोच में दो लोगों ने बांटा, एक अल्पोर्ट हो गए और एक कैटल हो गए। कैटल ने दी थी 16 PF थ्योरी, मतलब पर्सनालिटी फैक्टर। कौन हो जाएंगे इसमें? रेमंड कैटल। शेल्डन की टाइप अप्रोच थी। मैस्लो की नीड हायरार्की थी। नीड हायरार्की में जिसमें उन्होंने फिजियोलॉजिकल उसकी नीड बताई थी, और फिर सेफ्टी इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें बताई थी। मास्लो वो थे। तो ये मास्लो भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के हुए, ये मास्लो और उधर वो कार्ल रोजर्स। ये इसकी इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, टफ, लॉजिकल एंड डिसाइसिव टू अ मेल। देखो बस अलग से पता चल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग, टफ, लॉजिकल, डिसाइसिव, ये कैरेक्टरिस्टिक मेल के और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर दी। इमोशनल, सेंसिटिव, डोसाइल, पेशेंट एंड नर्चरिंग टू अ फीमेल। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का? ये स्टीरियोटाइप है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन निकालनी है। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी पॉइंट पकड़ो। ऑप्टिमिस्टिक पकड़ लो। ऑप्टिमिस्टिक क्या? ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है एक। और काउंटर फैक्चुअल क्या है? इसका एक काउंटर का मतलब होता है दूसरा कुछ फैक्ट निकाल लेना। तो देखो, द टेंडेंसी टू इमेजिन अदर आउटकम्स इन अ सिचुएशन देन द वन दैट एक्चुअली अकर्ड, मतलब जो रियलिटी में हो रहा है और इसके अलावा दूसरी सिचुएशन को भी कंसीडर करना, मतलब उसका अदर आउटकम को भी कंसीडर करना। वो क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं। A strategy for making judgment based on the extent to which current stimuli or events resemble other stimuli or categories, मतलब ऐसी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मतलब, तो करंट हमारा उद्दीपक है या फिर
स्टिमुली है किस हद तक दूसरे उद्दीपक या वर्ग से मिलती जुलती है, इसके आधार पर कोई निर्णय या फैसला लेना नहीं। अगला, a powerful predisposition to overlook risk and expect things to turn out well। एक वही बात, ओवरलुक कर देना रिस्क को और अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करना, तो ये क्या है, आशावादी है ना, ऑप्टिमिस्टिक वाइज। तो वन का क्या है, सी, वन का सी। कभी कभी ऑप्शन देखा करो, वन का सी, वन का सी देखो केवल एक ही में है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बच गया हमारा। ये अप्रोच रखनी है, बाकी देख सब लो, इससे थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। काउंटर फैक्चुअल तो बता ही दिया था कि अदर आउटकम को भी कंसीडर करना। काउंटर का मतलब ये होता है दूसरा, एक तरीके से काउंटर अपोजिट, उसका उसका दूसरी चीज भी सोच लेना, अदर फैक्टर भी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वही सब चीज़ें लिखी हैं इसमें भी। स्कीमा आपको पता ही है, स्कीमा किसने दिया था, ब्याज ने, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस स्टेटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था ना, ये तो मुझे मन्नू मैम के उससे याद हुआ था, वो क्या बोलते हैं, हाँ क्या 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 उनकी ट्रिक थी, ओए ओए पापा एल जी की टीवी लाना, कुछ ऐसे करके था, तो मुझे याद हो गया था, ओए टी एल जी की टीवी। वो तो मतलब एक निमोनिक टाइप का है याद करने के लिए। तो ये इसकी सीरीज होगी, मतलब इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ये हो गया इसका, ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। ये इसकी ये मतलब एजेस लिखे हुए हैं कि ये कब कब होते हैं। और हाँ, इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल में होता है और ओडिपस मेल में मतलब मेल में होता है। और ये कौन सी स्टेज पे होता है, ये होता है फैलेइक में। हाँ, ये फैलेइक में होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, ये अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये है हाँ। इसमें आपको मैचिंग करनी है, देखो मिडिल चाइल्डहुड मतलब एज आपको पता होंगे तो आराम से मैचिंग कर लोगे। जैसे अगर मिडिल चाइल्डहुड की बात करोगे तो वो कौन सी एज होती है, तो मिडिल चाइल्डहुड होता है 6 से 11, और अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6, और एडोलेसेंस होता है आपका, एडोलेसेंस हो जाएगा 11 से 20, अर्ली एडल्टहुड हो जाएगा 20 से 40, और प्रीनेटल हो गया कंसेप्शन टू बर्थ। ये रहा इसका आंसर। द टाइप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस प्रपोज्ड बाय काहान। जो अभी पीछे बात हुई थी ना, काउंसलिंग नहीं, पीछे थेरेपी की बात हुई थी। अच्छा हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस जो कार्ल रॉजर ने दिया था वो नॉन डायरेक्टिव था। ये अगर आपने पढ़ी है थ्योरी तो आपको पता होगा। और इनकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, वो ज़रूर ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द रूल एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर विद इन अ सोशल ग्रुप और सोसाइटी रेफर्स टू। तो देखो, अगर कोई रूल है और एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड कर रही हैं, कहाँ पे, सोशल ग्रुप में और सोसाइटी में, तो वो किसको रेफर कर रही हैं, तो वो नॉर्म्स को रेफर कर रही हैं। कि मतलब जो सोसाइटी ने हमारे लिए नॉर्म्स बनाए हैं या मानदंड जो या नियम बनाए हैं, उन्हें हमें, और वो हमसे ये अपेक्षा करेगा कि उन्हें फॉलो हमें करना ही करना है, तो वो नॉर्म्स होते हैं। ठीक, स्टीरियोटाइप आपको पता ही है। टैबूज, तो टैबूज भी समझ रहे हो, कल्चर भी समझ रहे हो। टैबू का मतलब होता है जिसमें बहुत अजीब तरीके की पाबंदियां बता दी जाती हैं, वो सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता, उसकी स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और वो ज़्यादातर रिजर्व्ड रहता है, मतलब अपना सोशली अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो क्या चीज़ उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बतानी है। तो सोशलाइज वेल, अच्छी तरह से सामाजिकता बिल्कुल नहीं होती, यही इसका आंसर है। उसके अंदर मोटर डिफ़िकल्टीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सेंसिटिविटी टू चेंज एंड स्टिमुलेशन, परिवर्तन और उत्तेजना के प्रति संवेदनशीलता होती है। और रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत करता है, ये ऑटिज्म के टाइप हैं।
ये इसका वो है एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। अच्छा आप 25 देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स टू अथॉरिटेरियन। अच्छा बहुत लोग को याद करने में प्रॉब्लम होती है क्या? अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव। तो अथॉरिटे बात कर रहे हैं अथॉरिटेरियन की यहाँ पे, तो मुझको तो बड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन ठीक है, मतलब दिक्कत वैसी नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है और कुछ नहीं। तो ऑथोरिटेरियन लिख जा भाई। एक ऑथोरिटेटिव और और क्या था, परमिसिव। एक नेग्लेक्टफुल। तो वो इसको अगर याद करने में दिक्कत होती है तो मेरा सबसे बढ़िया फंडा, मतलब मेरा अपना तरीका था, ऑथोरिटेरियन जो होते हैं वो अथॉर और अथॉरिटेटिव, बस इसी इन्हीं दो में कंफ्यूजन होगी। परमिसिव तो समझ में आ रहा है। ये वाली अप्रोच सबसे अच्छी होती है और ये सबसे बेकार होती है क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है। ऑथोरिटेरियन तो लोग जो होते हैं टेरियन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही, बहुत ऑथोर मतलब अपना अथॉरिटी दिखाते 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 अथॉरिटेरियन हो जाते हैं, टेरियन हो जाते हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही याद कर लिया था। तो इससे क्या हो गया, अथॉरिटी दिखाते दिखाते टेरियन हो गए। इसलिए इसको एक नेगेटिव सिंबल से बना लिया और इसको पॉजिटिव। ये मेरा अपना तरीका है, आप लोग अपने अपने तरीके खुद बनाओ भाई, क्योंकि सबके अपने अपने होते हैं, जिससे जिसको जिस अप्रोच से याद रह पाए, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अथॉरिटेरियन जो होंगे बहुत रिजिड होंगे और अनकम्प्रोमाइजिंग होंगे, कोई समझौता बर्दाश्त नहीं है, कठोर रहेंगे बहुत ज़्यादा। रूल तो रूल हैं, फॉलो करने ही हैं, तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता है। अच्छा हिंदी में शायद आराम से आप समझ पाओ, अथॉरिटेरियन अधिनायकवाद और अथॉरिटेटिव होता है लोकतांत्रिक। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स में अगर कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए। बाकी अगर हाँ सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप कुछ ना समझ में आए तो फटाफट से लैंग्वेज चेंज करके हिंदी देख लेना उसकी। ठीक, तो सबसे अच्छा अथॉरिटेटिव होता है। परमिसिव क्या होता है कि बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही ढील दे देते हैं, जो करना है करो, तो वो भी बेकार है। नेग्लेक्टफुल क्या होता है, इन्वॉल्व ही नहीं होते, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब परमिसिव परमिसिव और निगलेक्टफुल में ये अंतर है कि परमिसिव जो है बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करेंगे बच्चों को, बहुत ज़्यादा वो करेंगे और ज़्यादा ही स्वतंत्रता दे देते हैं, जाओ भाई जो करना है करो। तो ये परमिसिव ज़्यादा हो जाता है, बेकार। और निगलेक्टफुल मतलब कतई कुछ भी बिल्कुल इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, तो वो भी निगेटिव ही है। अगला क्वेश्चन, ऑटिज्म, cerebral palsy and डाउन syndromes एंड फेटल अल्कोहल आर अ क्लासिफिकेशन। ये सब जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये तो आपको पता ही होंगे। आप देखो ADHD ये क्या होता है, ये होता है अटेंशन अटेंशन डिफिशियंसी, नहीं अटेंशन अटेंशन हाइपर एक्टिव डिफिशियंसी। देखो अटेंशन से रिलेटेड, अरे अटेंशन से रिलेटेड है। हाँ अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डाउन, हाइपर एक्टिविटी, भूल गए। खैर इतना याद रखो, ये अटेंशन से रिलेटेड है ADHD। अटेंशन डेफिसिट होते हैं, बिल्कुल ध्यान की कमी होती है उसमें, एक जगह पे बैठे नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं। अब इसमें बताना था कौन सा करेक्टरिस्टिक उसका नहीं है, तो भाई साइलेंट, सिट साइलेंटली, साइलेंटली तो बिल्कुल नहीं बैठते, यही नहीं है, तो यही सही आंसर है। हाँ अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाँ ठीक है। वैसे पूरे टाइम याद रहेगी, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर 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 है ये, होता है, कोई बात नहीं। इस टाइम पे ऐसा होता है कि जितना याद है वो भी दिमाग से निकल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही है इसमें ये बताना है। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। रीडिंग इज अ स्किल दैट डिपेंड्स ऑन स्पेलिंग्स। क्या पढ़ना एक कौशल है जो वर्तनी पर निर्भर करता है, या रीडिंग एक प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन बाय प्रिंट। मतलब पढ़ना छपी हुई चीज़ों से भाषा की जानकारी प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है, या फिर रीडिंग रिक्वायर्स ओनली गुड आई साइट, या रीडिंग केवल एक गुड आई साइट के लिए है,
या फिर रीडिंग इज रिलेटेड टू लिटरेचर, क्या पढ़ना साहित्य से संबंधित है? तो एक ये तो बिल्कुल सही बात है, ये होगा नहीं, तो आंसर छांट लो। 3 होगा नहीं, 3 वाला काट दो। और 4 तो होना ही होना है, तो यहाँ दिख नहीं रहा, 4 केवल इसमें दिख रहा है, तो आंसर हमारा 2 और 4 हो गया। ऐसे करके एलिमिनेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लेना इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं 29। 29 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? pragmatics refers to meaning, pragmatic refers to meaning एंड pragmatism का मतलब है अर्थ। अच्छा, pragmatics का मतलब मीनिंग होता है क्या? अर्थ। सिमेंटिक का मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है क्या? फोनीम्स का मतलब साउंड होता है क्या? और मॉर्फीम्स का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज होता है क्या? तो ये तो सबको पता है। हाँ, फनीम क्या होते हैं? साउंड कंटेन करते हैं। नाम ही देखो फोन से रिलेटेड है, फोन फोन सुनाई देता है तो साउंड से रिलेटेड। और मॉर्फीम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट लैंग्वेज की होती है। तो ये दोनों सही हैं, 3 और 4 सही हैं। प्रैग्मेटिज्म का मतलब देख लो भाई, और कि उसका भाषा को उपयोग को समझने का अध्ययन है, तो समझना भी है। और सिमेंटिक जो है भाषा में अर्थ से संबंधित है, ना कि वाक्य निर्माण से नहीं, अर्थ से, भाषा में अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मैच, इसको मैचिंग करनी। देखो ये हैं ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल वाले, ये तो बिल्कुल स्टार मार्क लगा लगा के, वो बीच के चाहे देखो ना देखो, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर देखते जाओ। इसमें क्या है, कॉलम ए भी हो सकता है पहले ना पता हो, या पता हो तो उनकी आपको ईयर नहीं याद रह गई, तो वो सब देख लो अब यहाँ पे। बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है वो किसकी है? गाउफ की है वो। और इंटरेक्टिव मॉडल किसका है? इंटरेक्टिव मॉडल जो है हमारा र्यूमेल हार्ट का है। देखो हार्ट, इसको हार्ट से याद कर लो। हार्ट होता है वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्टिव मॉडल किसका? र्यूमेल हार्ट का। उसके बाद टॉप डाउन प्रोसेसिंग किसकी? गुडमैन की। टॉप से डाउन पे आ रहे हैं, मतलब बड़े ग्राउंड अर्थ हो रहे हैं, तो ये बड़ा गुडमैन बन रहे हैं। इस तरीके से याद रखो। और अगर ईयर याद हो पाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा सही है ये बताना है। लर्निंग थ्रू री इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब अगर री से जो हो रही है लर्निंग, क्या वो क्लासिकल कंडीशनिंग है? तो री नहीं होता इसमें, तो कंडीशन किया जाता है, मतलब एसोसिएट किया जाता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली तो उनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट में होता है ये काम। और उसके बाद लर्निंग थ्रू एसोसिएशन इज कॉल्ड, हाँ देखो एसोसिएशन की बात हो गई। सहचर्य, सहचर्य, बस वो सहचर्य को क्लासिकल कंडीशनिंग से जोड़ लो, पावलोव ने जो दी थी। ठीक है, ये हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ एरर। गलती करने को मतलब जो त्रुटियां होती हैं किस में? मेजरमेंट में जो त्रुटियां होती हैं किस पर निर्भर करती हैं? इस क्वेश्चन ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो जो मापन में, मेजरमेंट में त्रुटियां होती हैं उसके कारण इस पर निर्भर कर रहे हैं। तो रिस्पोंडेंट पे, मेजरर पे, सिचुएशन पे, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट पे, या फिर इनडायरेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट पे, इनकम्प्लीटनेस ऑफ मेजरमेंट पे, या रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट पे, मतलब मापन की अप्रत्यक्षता पे, मापन की अपूर्णता और मापन की सापेक्षता पे, या फिर टेस्टिंग परफॉर्मेंस, कंपैरिजन एंड असेसमेंट, मतलब परीक्षण, प्रदर्शन, तुलना और मूल्यांकन, या फिर सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड रिसर्च, मतलब चयन, वर्गीकरण, तुलना, मार्गदर्शन, परामर्श और अनुसंधान अनुसंधान। तो मुझे फोर्थ वाले में लगा था, मतलब जब मॉक इसको सॉल्व किया था इस मॉडल पेपर को, पर जब इसका आंसर 1 देखा थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई, पर लेकिन फिर समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है, पर माना ये आंसर है ये वाला, तो शायद ये सिचुएशंस की वजह से कि आपने मेजरर कैसा लिया,
मतलब मापक कैसा लिया, स्थिति कैसी है, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे सिलेक्शन की वजह से मेरे दिमाग में आया था कि सिलेक्शन कैसा है, पर ऐसा नहीं। मेन चीज़ यहाँ पे मेजरर की बात कर दी कि आपका मापक कैसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिचुएशन कैसी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ए माना है। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कन्फ्यूजन होगी, तो अपनी समझ लगा के समझनी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। और 33 देखते हैं, एप्टीट्यूड। हाँ देखो, एप्टीट्यूड कैसे डिफरेंट है इंटेलिजेंस से, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो एप्टीट्यूड जो होता है वो किसी का पोटेंशियल होता है किसी एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में एक्टिविटी करने का। जैसे आपका अगर एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है तो मान लेते हैं इसमें आपकी क्या क्या चेक हो रही है, क्वांट चेक हो रही है, रीजनिंग चेक हो रही है, आपकी लैंग्वेज स्किल चेक हो रही है। तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे चेक हो रही हैं कुछ चीज़ें, तो वो एप्टीट्यूड कोर्स मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है मिलके। उन्हीं चीज़ों उन सब कुछ सब्जेक्ट्स को मिला के जो बनाया गया है। तो आपके एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में जो चेक होगा वो आपका एप्टीट्यूड कहलाया जाएगा। और इंटेलिजेंस बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है, मतलब कई चीज़ें उसमें होती हैं, सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं होता। कहीं ना कहीं देखा जाए इंटेलिजेंस इंटरव्यू में चेक हो जाएगी। जैसे आपका उसमें वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, तो हर चीज़ वो उसमें काफ़ी चीज़ें देखते हैं, वो इंटेलिजेंस हो जाएगी एक तरीके से। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, इंटेलिजेंस और भी बड़ा मीनिंग रखती है अपने आप में। तो ये इसके वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो अच्छे से। ये रहा 34th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वैलिडिटी। अच्छा, वैलिडिटी क्या मतलब, वैधता के बारे में क्या सही बात है वो बताना है इसमें। वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच स्कोर्स आर फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वर बाइस। क्या वैधता से तात्पर्य है उस सीमा तक, मतलब उस लिमिटेशंस तक जो जहाँ तक स्कोर पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त है। या वैलिडिटी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग स्कोर फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट फॉर्म। या फिर वैलिडिटी मेजर्स वेदर अ टेस्ट असेस व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। असली बात तो यही है, देखो वैलिडिटी कब सही होगी, जब आप ये असेस कर पाओगे कि आप जो मेजर करना चाहते थे, जो आपका इंटेंट था मेजर करने का, क्या इस टेस्ट उस टेस्ट ने वो मेजर कर पाया है या नहीं, वही चीज़ उसकी वैधता बताएगा, वही वैलिडिटी बताएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिविटी, इक्विवेलेंस, रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी ये सब पढ़ लेना कि ऑप्शन कौन सा किससे रिलेटेड है। कि रिलायबिलिटी क्या है, इसमें आपको रिलायबिलिटी की भी डेफिनेशन मिल जाएगी और ऑब्जेक्टिविटी की भी डेफिनेशन मिलेगी, और बाकी इक्विवेलेंस और रिलायबिलिटी की भी डेफिनेशन मिलेगी। वैलिडिटी की तो इसमें हो ही गई, तो इसमें आपके ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। लैंग्वेजेस इज सेम एज कम्युनिकेशन। मतलब लैंग्वेज जो होता है वो कम्युनिकेशन सेम होती है। कम्युनिकेट करना और लैंग्वेज क्या एक ही बात है? तो ऐसी तो बात नहीं है, ये तो पता है। लैंग्वेज क्या है, वो भाषा है, वो तो बच्चा बहुत छोटे से भी सीख जाता है। पर कम्युनिकेट करता है किसी से, तो ऐसी तो बात, ऐसी चीज़ नहीं होती है। भाषा और कम्युनिकेशन करना दोनों अलग चीज़ें हैं। बीज हैव देयर ओन लैंग्वेज। क्या मधुमक्खियों की अपनी भाषा होती है? बिल्कुल, जितने भी बींग्स हैं उनकी अपनी एक भाषा है, हम नहीं जानते तो क्या, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो अपने आप में कनेक्ट करते हैं। अपनी उस अपना एक उनका सोशल एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, लैंग्वेज कनेक्टेड टू कॉग्निशन। क्या भाषा ज्ञान से जुड़ी हुई है? बिल्कुल सही बात है, कॉग्निशन से ही जुड़ी हुई है लैंग्वेज। और लैंग्वेज इज नॉट कनेक्टेड टू कॉग्निशन, गलत बात है। तो 2 और 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्रोसीजरल मेमोरी, देखो मेमोरी के आपने टाइप अगर पढ़े होंगे, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है रिफर्स करती है हमारे एक्शन, हाउ वी डू थिंग्स। बिल्कुल सही बात है, उसी से रिलेटेड है कि हम कैसे चीज़ कर रहे हैं। जैसे साइकिल चलाना, उसमें एग्जाम्पल साइकिल चलाना सीखना, तो वो प्रोसीजर होता है उसका एक, वो किस तरीके से हमने सीखा, तो वो प्रोसीजर ही है। आई विटनेस मेमोरी कौन सी होती है? रिफर्स टू द टेस्टिमोनी ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी टेस्टिमोनी भी, मतलब उसकी गवाही से कह सकते हैं। जो टेस्टिमोनी, अरे टेस्टिमोनी मतलब शुद्ध हिंदी मुझे समझ में नहीं आती एक तो।
मतलब उतनी ज़्यादा आती है ऐसी बात नहीं है, पर कुछ थोड़े बहुत शब्द होते हैं ना कि प्रॉपर हिंदी ढूंढना वो कन्फ्यूजन होती है, तो आप गूगल सर्च कर लेना इसके लिए। तो आई विटनेस मेमोरी जो होती है, मतलब आंखों से जो देखी होती है, वो क्या टेस्टिमोनी होती है। बिल्कुल सही बात है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो सबूत एक तरीके से एक वेरीफाइड होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो टेस्टिमोनी ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व किया आपने उसकी टेस्टिमोनी। लॉन्ग टर्म मेमोरी रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एज। मतलब जो दीर्घकालीन स्मृति होती है उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उम्र के लंबे समय तक रहने वाला कोई बहुत उसका कोई असर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि जितनी एज बढ़ती है आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो, याद नहीं रहती है। ये तो कहीं से फिट नहीं है। इसके बाद अकॉस्टिक मेमोरी रिफर्स टू इफेक्ट ऑफ ईयर इन्फेक्शन। ऐसा तो कहीं नहीं है कि ईयर इन्फेक्शन से आपकी जो है ध्वनि की स्मृति का कुछ लेना देना, ऐसा नहीं है। 1 और 2 सही हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव कॉग्निटिव फ्रेमिंग, चॉइस और ह्यूरिस्टिक। देखो अब इसको फटाफट से इधर इस पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। प्रेफरेंस, शॉर्टकट्स दैट सिंप्लीफाई सिंपली जजमेंट्स मेकर, या फिर सोर्सेस ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इमोशनल फैक्टर, एक्ट्स एंड आउटकम्स पर एज परसीव्ड बाय डिसीजन मेकर। इसमें क्या होगा ये देखना है। तो कॉग्निटिव क्या है, सबसे पहले कॉग्निटिव को जान लो। कॉग्निटिव को क्योंकि बहुत आसानी से छांटा जा सकता है, तो शॉर्टकट तो ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं है भाई। कॉग्निटिव सोर्स है ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इमोशनल फैक्टर। देखो इमोशनल फैक्टर आ गया तो बस इमोशनल फैक्टर कहीं ना कहीं, मतलब कॉग्निटिव में कई चीज़ें, क्या ये फिट बैठ रही है? तो बैठ रही है, क्योंकि डिसीजन आप कहाँ से कर रहे हो, अपने कॉग्निशन से ही तो करते हो ना। बस यही मत देख लेना कि पुअर डिसीजन लिख दिया तो इसका आंसर ये नहीं होगा, नहीं भाई। कॉग्निशन में तो सारे तरीके के होंगे ना। वो पुअर और अच्छे की डेफिनेशन तो हम दे रहे हैं, पर कॉग्निशन तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो डिसीजन क्या है? डिसीजन कहाँ से लिया जा रहा है? आपके कॉग्नियान से, आपके संज्ञान से। तो कॉग्निटिव क्या हो जाएगा? डिसीजन, मतलब 1 का C हो गया। ठीक। और ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक क्या होती है? ह्यूरिस्टिक, अरे डिस्कवरी, डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी डिस्कवरी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंफ्यूजन, फिर से कंफ्यूजन। अरे भाई याद, डिस्कवरी 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 होती है शायद ह्यूरिस्टिक। ये और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी मेथड होता है ह्यूरिस्टिक। किसने दिया था, किसने दिया था? अरे क्या नाम था उनका? अरे जी नाम, एरिस्टोटल। हाँ एरिस्टोटल, 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 एरिस्टोटल ही थे ना। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक सही है। इससे मेरा जो है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। जो पुराना पढ़ा हुआ है वो दिमाग से ऐसा लग रहा है निकल सा रहा है। ह्यूरिस्टिक मेथड गिवन बाय, सॉरी एरिस्टोटल कहाँ से आ गए? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो गया है दिमाग? एरिस्टोटल, शिट, एरिस्टोटल कहाँ से आए? खैर, सो सॉरी फॉर दैट। खैर ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक, ये तो बड़ा घपला हो चुका है, मेरी स्मृति भंग हो गई है। ह्यूरिस्टिक, आर्मस्ट्रॉन्ग। वेल, इसके माध्यम से आप लोग को थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। इससे मेरा ये वाला रिवीजन हो रहा है जो उस टाइम पे करके बंद कर दिया था मैंने। अभी इस टाइम पे मेरा फोकस जो है स्कीम्स और उनमें ज़्यादा चल रहा है कि स्कीम और फैक्ट्स वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दो। तो उसको रटने के चक्कर में ये पुराना दिमाग से निकल जा रहा है और पता नहीं क्या क्या वो पटांग याद आ रहा है। एरिस्टोटल याद आ रहे थे। खैर, तो 1 का C देख लेते हैं। बड़ा गंभीर मामला है ये तो। 1 का C, 2 का D, 3 का A, 4 का B। देखो 1 का C मिल गया इसलिए हमने टिक लगा दिया। 2 का D, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का B। 2 का C, 3 का A, 4 का
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का फेज कौन सा नहीं है वो आपको बताना है इसमें। फ्रेमिंग, लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, एलिमिनेटिंग या चॉइस। इसमें डिसीजन मेकिंग आपकी एक तरीके से कैसे होती है पहले ये बता दूँ, कौन कौन से फेज उसमें मायने रखते हैं। तो देखो फ्रेमिंग तो मायने रखती है। फ्रेमिंग क्या होती है बेसिकली? फ्रेमिंग होती है कोई भी चीज़, कुछ कॉम्प्लेक्शंस हैं या कोई कंफ्यूजन है, तो उसको आप कैसे फ्रेम कर रहे हो, उसको कैसे क्लैरिटी के साथ सामने रख पा रहे हो, या आपकी ही कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जब बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझते हो तब उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हो, तब कुछ डिसाइड कर पाते हो। तो फ्रेमिंग तो इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, देखो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कुछ गलती आपने अपनी कुछ सीखा या कुछ मिस्टेक अगर हो रही है, अगर आपने उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, एक तरीके से फीडबैक ले रहे हो कि आपने कुछ अच्छा सीखा तो फीडबैक लो, कुछ गलत तो गलती हो रही है वो जान। जैसे अभी यहाँ पे मैंने फीडबैक ले ली बहुत अच्छे से कि एक बार इसको भी रिवीजन करना है, हल्के में नहीं लेनी है कोई चीज़। तो ये फीडबैक दी ना मैंने अपने आप को, तो यहाँ पे लर्निंग हो गई। तो वो मेरा डिसीजन अब आ गया, मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर दी कि हाँ अभी थोड़ा सा रिवीजन पे और ज़्यादा फोकस करना है। और एलिमिनेटिंग, कोई चीज़ देखो एलिमिनेट करना या ना करना, अब अगर उस सेंस में लें कि हमें कुछ चीज़ें वैसी है, अब वो इमोशनल होके नहीं सोचना है इसमें। मेन चीज़ है क्वेश्चन टिके रहना है। डिसीजन मेकिंग में देखो चॉइस इंपॉर्टेंट होती है कि आप चॉइस कैसी कर रहे हो, वो आपका डिसीजन बताएगी। तो बचा कौन सा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या ही करोगे, जब आपने चॉइस अच्छी कर ली तो एलिमिनेशन तो जो होनी होगी वो हो ही जाएगी। तो ये आपका मेन फैक्टर नहीं है इसको। तो आपका जो यही पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। 39. Gradual movement from the original behavior to the desired behavior by reinforcing approximations the desired behavior is called shaping. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप याद कर लो कि जब भी आप ओरिजिनल बिहेवियर आपका जो है उससे आप डिजायर्ड बिहेवियर, मान लो आप कुछ आपको लग रहा है ना कि अगर उसमें कुछ इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो आपका डिजायर्ड, आप डिज़ायर रख रहे हो। फिर जब आपने उस डिजायर्ड बिहेवियर में चेंज कर लिया अपने आप को अपने आप को रीइंफोर्स करते करते, तो वो क्या होगा? शेपिंग। आप एक तरीके से शेप कर रहे हो अपने आप को उस डिजायर्ड बिहेवियर में। ठीक है, तो वो शेपिंग हो गई। 40 क्या है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है इसमें। तो सब तो सबसे पहले क्या आएगा? फैक्चुअल, फैक्ट्स आएंगे। ठीक है, फैक्ट्स के बाद इन्फ्रेंस, आप उससे इन्फ्रेंस निकालोगे। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस वो चीज़ होती है, अगर कोई आपने पैसेज पढ़ा, इस पैसेज में कुछ लिखा हुआ था, ये आपने पढ़ा और इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अच्छा ऐसी चीज़ लिखी है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। तो आपने वहाँ पे अपना अपना भी एक इंटेलेक्चुअल फैक्टर कहो या अपना भी एक उसमें कुछ उस पैसेज को पढ़ के अनुमान लगाया, कुछ समझा, आपने इन्फर किया। मतलब डायरेक्टली स्टेटेड नहीं था आपके पैसेज में, पर आपने समझ ली वो बात, तो वो इन्फ्रेंस हो गई। तो सबसे पहले फैक्ट्स पढ़े, फिर इन्फ्रेंस उससे करा। ठीक है, इन्फ्रेंस निकालने के बाद अब इवेलुएट भी तो करोगे कि भाई सही भी है या नहीं है। फिर आपको अगर लगा नहीं कोई चीज़ गलत है या ये सही, फिर आप उस पर क्रिटिकल होगे। क्रिटिकली कोई चीज़ आपको सही लगेगी तो उस पर आप अपना पॉइंट रखते हो कि हाँ ये चीज़ तो ठीक है। जैसे ज़्यादातर एडिट, अगर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो उसमें जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो एडिटर्स लिखते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि वो अपने कितना क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं। क्रिटिकल मतलब उसकी बारीकियां, हर एक बारीकी बारीकी बात बताएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे अगर दो देशों में युद्ध हो रहा है तो वो इंडिया के लिए कैसे हार्मफुल है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, वो कैसे पहुंचे उस क्रिटिकल पे, इवेलुएट करके। उन्होंने पहले इवेलुएट किया होगा, इवेल्युएशन किया होगा, तब वो क्रिटिकल उसको
उस पे क्रिटिकल हो पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, फैक्टर, सारे फैक्टर इंक्लूड हो रहे हैं उसमें। सबसे जटिल धारणा, सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, क्योंकि उसमें आप सवाल उठाते हो एक तरीके से कि ऐसा हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, उसमें आप नेगेटिव पॉइंट्स भी देख पाते हो कि नहीं नहीं यहाँ तो कमी हो। ज़्यादातर जितने साइंटिस्ट हैं ये सब हैं, ये सब क्रिटिक्स ही होते हैं कि जब आप पूरी पुरानी चीज़ को इवेल्युएट करते हो, उसमें आप कहीं फॉल्ट पाते हो तो आप उसे क्रिटिक्स, सबसे पहले क्रिटिक्स कर उसके क्रिटिसाइज कर देते हो। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं लड़ाई दंगा कर लेना। क्रिटिसाइज का मतलब आपने उस चीज़ को निगलेक्ट करा, क्यों? क्योंकि आपने अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ अच्छा पा लिया। तो ये क्रिटिकल सबसे हायर या कहो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, ठीक है? तो ये आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स में लगा लिया। चलो अच्छा, अभी 40 क्वेश्चन ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कि कितना स्कोर आ रहा है आपका मॉक में।